Hello all. So let's begin with question number 6. इसमें कहा गया है कि it is sometimes heard that inertial frame of reference is only an ideal concept and no such frame actually really exists. देखिए ये बात सही है क्योंकि मैं इसको ज़रा समझाता हूँ. देखिए इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. मतलब ऐसा कोई फ्रेम यूनिवर्स का जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है. कोई फोर्स नहीं लग रहा है मतलब देयर इज नो फोर्सेस ऑन इट, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हम मान सकते हैं ज़ीरो, क्योंकि या तो वो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा होगा. लेकिन अब दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे कोई फोर्स हो ही ना, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ, तो अर्थ को भाई अर्थ के आसपास अगर हम सोचें तो अर्थ को सन पुल कर रहा है, तो अर्थ के पास उसका अपना एक एक्सेलरेशन है. ओके, मून के पास एक्सेलरेशन है क्योंकि मून को भी सन और अर्थ दोनों पुल करते हैं. अब हम एज अ सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम को भी जो हमारी गैलेक्सी है वो अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए सोलर सिस्टम का भी अपना कुछ एक्सेलरेशन होगा, दो वेरी स्मॉल लेकिन कुछ होगा. तो हर चीज़ का अपना एक्सेलरेशन है. ऐसे ही गैलेक्सी भी दूसरी गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करती है, वो भी एक कर्व पाथ पे चल सकती है जिसके बारे में हमें ठीक से नहीं पता. लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हो सकता है गैलेक्सी पे कुछ नेट फोर्स लग रहा हो किसी ब्लैक होल के कारण. तो इमेजिनिंग अ फ्रेम जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ऐसी किसी बॉडी या फ्रेम को इमेजिन करना रियली इम्पॉसिबल है. ओके, अब अगर हम बात करते हैं अर्थ की, इसको भी हम यही समझ लेते हैं. देखिए अर्थ डेफिनेटली अर्थ का एक्सेलरेशन है, तो इन नंबर्स को तो आप आगे अगले चैप्टर्स में समझ पाओगे. लेकिन अर्थ क्योंकि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है लाइक दिस, तो इसकी वजह से इसका कुछ खुद का एक्सेलरेशन होता है जो लगभग होता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसकी अपनी स्पिनिंग के साथ साथ इसका हम सन के अराउंड भी रोटेशन भी ऐड कर दें तो एक्सेलरेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन वो डेसिमल के फोर्थ प्लेस पे बढ़ेगा. तो हम ये मान सकते हैं कि अर्थ का और अगर हम इसमें और भी पार्ट जोड़ते रहें, सन का एक्सेलरेशन, गैलेक्सी का एक्सेलरेशन, यूनिवर्स का एक्सेलरेशन, ओके, तो आई डोंट नो व्हाट, लेकिन हाँ ये बात हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा. तो अर्थ के एक्सेलरेशन को हम स्मॉल मान सकते हैं. ओके, तो इन दिस अनसर्टेनिटी लिमिट अगर हम अर्थ के एक्सेलरेशन को स्मॉल मान सकें तो अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली अ वेरी गुड इनर्शियल फ्रेम. लेकिन ट्रू इनर्शियल फ्रेम अर्थ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को. ओके, तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि इट इज समटाइम्स हर्ड दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ओनली एन आइडियल कंसेप्ट एंड नो सच इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली एग्जिस्ट. तो ये बात कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है. ऐसा कोई आइडियल रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल नहीं है जिसके बारे में हम जानते हो, जिस पे कोई फोर्स ना लग रहा हो. ठीक है, और अगर होगा भी कोई स्पेस में पॉइंट या कोई बॉडी या प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है अभी तक, दैट इज फॉर श्योर. आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है. इसमें कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन इट. तो अब ये कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जो हर ऑब्जेक्ट से इतना दूर है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग ओरिजिन एंड एक्सेस फिक्स्ड इन दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, इस पर हमने एक रेफरेंस फ्रेम इमेजिन कर लिया. विल द फ्रेम बी नेसेसरी इनर्शियल. देखिए ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन है, आप लास्ट क्वेश्चन को जाके देख सकते हो, इसी वीडियो में है. और क्लियरली अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली इसका जो ट्रू एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा. और वो फ्रेम वो जो और अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, सारे फोर्सेस, कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. तो अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे हम एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं तो ये रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा, क्योंकि अगर किसी फ्रेम का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उसे हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल कह सकते हैं.
ओके, चलिए एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस डायग्राम शोज अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस। तो पहले हमें ये एज्यूम करना है कि स्प्रिंग बैलेंस लाइट है। लाइट का देखिए मतलब फिजिक्स में मासलेस होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, कनेक्टेड टू टू ब्लॉक्स थ्रू दीज स्ट्रिंग्स। दोनों ब्लॉक के मासेस 20 kg 20 kg है। अब इनके अंदर जो मार्किंग्स है, ग्रेजुएशंस है, वो मेजर करते हैं टेंशन इन द स्प्रिंग। ओके, और स्प्रिंग में वही टेंशन होगा जो इन रस्सियों में टेंशन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को अगर हम किसी रस्सी में अटैच कर दें तो स्प्रिंग बैलेंस वही रीडिंग पढ़ता है जो उससे अटैच रस्सी में टेंशन होता है। तो जो यहाँ टेंशन होगा उससे ये रीड कर लेगा। ओके, अब देखिए पहला सवाल है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। देखिए भाई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि राइट और लेफ्ट में जो वेट है वो इक्वल है एग्जैक्टली। तो अगर ये इक्वल है तो ये वेट होगा 200 न्यूटन, तो यहाँ पे टेंशन होगा 200 न्यूटन, क्योंकि इतना ही वेट इधर और इतना ही टेंशन इधर भी होगा, और दोनों वेट बराबर होने के कारण ये दोनों बैलेंस्ड होंगे। ओके, तो बैलेंस्ड होने की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ कि ये अगर 20 kg है तो ये रुका हुआ है और ये रेस्ट में है, इसलिए नीचे का वेट और ऊपर का टेंशन बैलेंस करेंगे, इसीलिए टेंशन 200 न्यूटन हुआ। और सेम यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे टेंशन 200 है तो भाई इस रस्सी में भी टेंशन 200 होगा, और अगर इस रस्सी में भी टेंशन 200 होगा, इस रस्सी में भी टेंशन 200 होगा, तो यही टेंशन की रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस देगा। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग न्यूटन्स पे ना होके किलोग्राम वेट में होती है। तो न्यूटन में अगर 200 न्यूटन है तो ऑब्वियसली वो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो टेंशन ए पार्ट में होगा 200 न्यूटन्स या 20 किलोग्राम वेट। तो इसमें रीडिंग आती है तो रीडिंग तो 20 किलोग्राम वेट ही आएगी। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में लिखा है कि अगर बैलेंस हैवी है, पहले तो हमने लाइट बैलेंस लिया है, अब अगर बैलेंस हैवी है तो क्या होगा। देखिए अगर बैलेंस हैवी है, लेकिन इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बैलेंस को हम 2 kg का भी मान लें, लेकिन ये पूरा सिस्टम ही रेस्ट में है, तो अभी भी सिस्टम में सिमेट्री है और रेस्ट में होगा, और ऐसे केस में ये दोनों मासेस अभी भी रेस्ट में होंगे। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि इन रस्सियों में टेंशन अभी भी 200 न्यूटन का ही होगा, और अगर रस्सियों में टेंशन 200 न्यूटन है तो वही स्प्रिंग बैलेंस टेंशन पड़ेगा भी। तो यहाँ पे भी जो टेंशन है वो टेंशन की वैल्यू 200 न्यूटन या 20 किलोग्राम वेट ही आएगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी में कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ स्प्रिंग इज लाइट बट द ब्लॉक्स हैव अनइक्वल वेट मासेस। देखिए अगर ब्लॉक्स में अनइक्वल मासेस हैं, ओके, तो जरा एक मोमेंट के लिए मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, और अनइक्वल मासेस अगर लिए जाएं, ठीक है, ओके, और स्प्रिंग को लाइट लेना है, स्प्रिंग बैलेंस को हमें लाइट ही लेना है, तो इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब ये लाइट है मतलब मासलेस है, बट ये आप मान लीजिए जैसे 24 kg और ये 20 kg। अब इसमें एक नेट एक्सेलरेशन होगा। अब अगर यहाँ का वेट देखा जाए तो ये है 240 न्यूटन, लेकिन इस बार जो टेंशन होगा वो 240 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो भी 240 न्यूटन हो गया तब तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा ना। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे होने के लिए हम कह सकते हैं इस पर अगर न्यूटन्स लॉ लगाया जाए तो 240 माइनस टी बराबर 24a, ये इसका न्यूटन्स लॉ होगा। और ये क्लियरली कह रहा है कि टेंशन की वैल्यू इस बार 240 टाइम्स 240 माइनस 24a, यानी कि 240 से थोड़ी कम ही आएगी। और अगर टेंशन कम है तो यहाँ भी टेंशन कम होगा। ओके, अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पे टेंशन T है जो कि 240 से कम है, तो यहाँ पे क्या टेंशन होगा, जरा ये सोचें।
देखिए इन्होंने सी पार्ट में कह दिया है स्प्रिंग फिर से लाइट है, तो आप इस सिस्टम को मासलेस मान सकते हैं। और हम जानते हैं मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स तो ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब जितना टेंशन राइट में होगा उतना ही टेंशन लेफ्ट में होगा। ये बात अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप याद रखिएगा, किसी भी मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क हमेशा ज़ीरो होते हैं। तो टॉर्क की बातें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस के दोनों तरफ जो टेंशन है वो अनइक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मासलेस है। ओके, तो हम कह सकते हैं अभी टेंशन बराबर होंगे। तो अब ये टेंशन की ही वैल्यू रीड करेगा, ओके, जितनी भी वैल्यू हो उसकी। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें ना तो सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर ये 20 kg है तो ये वेट कितना हो गया 200 न्यूटन, और ऊपर का टेंशन टी है, टेंशन पूरा में टी चल रहा है। ओके, अब अगर इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखें हम लोग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी माइनस 200 इक्वल्स टू 20a। ओके, क्योंकि ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर ही जा रहा होगा, जैसे कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब अगर हम इन और इन इक्वेशंस को ऐड कर दें एक बार, तो आप पाएंगे दोनों को ऐड करने पे टी गायब हो गया और लेफ्ट में बचेगा 40 और राइट में बचेगा 44a। यस, 44a, 24 प्लस 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो t की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 24 टाइम्स 10/11। ओके, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर हम लोग, तो हमें मिल जाता है 240 कॉमन ले लें, 1 माइनस 10/11 एंड 24 है। यस, तो टेंशन की वैल्यू हमें मिल रही है और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 24, यस, 1 माइनस 10/11। ओके, और ये वैल्यू हमें सॉल्व होके मिल जाएगी और यही टेंशन होगा जो स्प्रिंग शो करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।